हेलो एवरीवन, माय नेम देव और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देव ट्यूटोरियल यूपीएससी गाइडर पे। और अब जानते हैं कि हम लोग पीवाईक्यू क्लासेस कर रहे हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये उसका तीसरा वीडियो है जिसमें अभी भी लास्ट पॉलिटी के जो 4-5 क्वेश्चन और बाकी है उसको कर लेंगे। बाकी फिर ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स जो भी है उसको शुरू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द House of the People, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the House of the People after the resolution। ये कह रहे हैं कि जब जो हाउस ऑफ पीपल है, मतलब कि जो लोकसभा है अगर वो डिजोल्व हो जाता है तो जो स्पीकर हैं वो अपनी सीट जो है वैकेट नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब अपना सीट से रिजाइन नहीं देते हैं, खाली नहीं करते हैं, वो तब तक बने रहते हैं जब तक कि जो न्यू लोकसभा जो आ जाए और उसका जो फर्स्ट मीटिंग हो जाए, है ना, फर्स्ट मीटिंग हो जाए तब तक वो बने रहते हैं। तो ये सही है ना, हमने पढ़ा है पॉलिटी में, ये सही है, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, a member of the House of People on being elected as Speaker shall resign from his or political party immediately। कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो स्पीकर होते हैं, मतलब कोई मेंबर है, आप जानते हैं कि लोकसभा है या जैसे कि लोकसभा हो या राज्यों का जो विधानसभा हो, वहाँ पे जो स्पीकर का तौर पे जो चुने जाते हैं वही मेंबर ही होते हैं वहाँ के उस सभा का। तो जब कह रहे हैं कि जब कोई मेंबर स्पीकर का तौर पे चुने जाते हैं तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से तुरंत रिजाइन करते हैं। तो ये आप जानते हो कितना आसान स्टेटमेंट है, ये गलत है ना, नहीं करते रिजाइन, ठीक है। तीसरा है, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव फ्रॉम हिज हर ऑफिस बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ all the then members of the house, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution। देखो ये पूरी सही बात है, ठीक है। तो इसका जो है अब ये सही है, अब ये मतलब मीनिंग क्या है इसका, तो वो समझ लेते हैं कि भाई ये कह रहे हैं कि अगर जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो अगर उनको हटाना है लोकसभा से, तो आप जानते हो कि वहां पे इफेक्टिव जो है, इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जाता है ना। यहाँ पे ये इफेक्टिव मेजोरिटी की बात की जा रही है, रिमूव फ्रॉम द हीजर ऑफिस बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल देयर मेंबर ऑफ द हाउस, है ना। इफेक्टिव मेजोरिटी की बात की जा रही है, इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। इसे हटाया जाए, तो ये बात कर रहा है ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल हैज become subject to disqualifications under the 10th schedule, the president's decision in accordance with the opinion of the council of union ministers shall be final। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई, जैसे कि मान लो कोई मेंबर है लोकसभा का, है ना, हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा कोई मेंबर है और वो ये कह रहा है कि लोकसभा कोई मेंबर है और किसी कारणवश उस पर डिस्क्वालिफिकेशन, जो 10th शेड्यूल है हमारा, वो उस 10th शेड्यूल के में जो डिस्क्वालिफिकेशन दिया हुआ है उसके अंतर्गत वो डिस्क्वालिफाइड होता है, तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन पे जो आखिरी मतलब कि जो डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट को होगा। और कितना सिंपल सी बात है, आप एक बार भी पढ़े होंगे, आपको पता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एनी मेंबर, लोकसभा की बात कर रहे हो या विधानसभा, राज्यों में विधानसभा की बात कर रहे हो, तो उस पर फाइनल जो डिसीजन होता है, फाइनल डिसीजन होता है किसका होता है भाई, स्पीकर का होता है ना, स्पीकर का होता है।
है ना, हमें ये पता है। तो भाई ये जो है पहला स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरह से गलत है, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि देयर इज नो मेंशंस ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो, आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि भाई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हमारे संविधान में दिया हुआ है, बस ये याद रखना है हमें। ये देखो, ये भी गलत हो गया। हमें इतनी सी बात याद रखनी है कि जब संविधान बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण किया गया, तो उस समय पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मेंशन नहीं था। लेकिन 1985 में एक अमेंडमेंट होता है जिसका नाम है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। और इसके द्वारा पॉलिटिकल पार्टी जो वर्ड है उसको मेंशन किया गया, तो इसलिए ये स्टेटमेंट 2 भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है इन इंडिया। इसमें देखो, देखना है 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहले तो ये देखना है कि स्टेटमेंट 1 सही है और 2 सही है कि नहीं है, पहला सही है कि नहीं सही है। और देखना है कि पहला जो स्टेटमेंट दिया है उसका जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ये आप जानते होंगे। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स इवन दो सच मिनरल्स आर लोकेटेड इन देयर स्ट्रक्चर देयर टेरिटरीज। देखो ये गलत है, पहला पूरी तरह से गलत है। क्योंकि आप बताओ, क्योंकि देखो किसी भी स्टेट में अगर मतलब कोई स्टेट है जैसे बिहार हो, यूपी हो, और कोई भी स्टेट हो, अगर वहां पे आप जानते हो कि कोई भी माइनर मिनरल्स मिलता है, कोई भी माइनर मिनरल्स मिलता है ना, तो वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका भी अपना अधिकार है कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए। तो ये पूरी तरह से गलत है। आप नहीं पढ़े होगे, थोड़ा भी आइडिया लगाओगे, है ना, थोड़ा दिमाग लगाओगे, कॉमन सेंस लगाओगे तो पता चल जाएगा कि ये गलत है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसको है अधिकार, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रिलेवेंट लॉ। एकदम अच्छी से, एकदम सही बात है ये, आप जानते हैं, सिंपल सी स्टेटमेंट है, सिंपल दिया हुआ। कह रहे हैं कि भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास पावर है कि कोई भी जो नोटिफाइड माइनर मिनरल्स है मतलब रिलेवेंट लॉ के अंदर में कोई पावर है किसी माइनर मिनरल्स को नोटिफाई करने के लिए, तो ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला गलत है, दूसरा सही है, इतनी सी बात है। तो इसमें क्या है, देखो डी है। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ये सही हो गया, ठीक है, डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेट। देखो 3 स्टेटमेंट है, बाय बाय देखते चलते हैं कौन सही है कौन सा गलत है। और एक बात और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आपको ध्यान देना है कि भाई स्टेटमेंट में सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, क्योंकि मैं कभी मैं ही गलत कर देता हूँ। पूछ रहा होता है नॉट, कौन सा गलत है मैं लगा आता हूँ कौन सा सही, कारण कंफ्यूजन और गलतियां हो जाती हैं। आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है। और एक काम करना, आप जब भी क्वेश्चन लगाना एग्जाम में, चाहे कैसे भी टेस्ट वगैरह में भी, आप ना जब भी पूछे नॉट करेक्ट, करेक्ट तो सब पूछते रहता है, लेकिन कहीं तो नॉट करेक्ट रहता है, उसको ना हाईलाइट कर लिया करो, है ना। इसी पूछ रहा नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है, कौन सा गलत है, ये पूछ रहा। तो पहला दे रहा है कि पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेट। अब बताओ, मतलब कि जो इंटरमीडिएट लेवल पे है कह रहे हैं कि पंचायत जो है इंटरमीडिएट लेवल पर प्रत्येक स्टेट में इंटरमीडिएट लेवल पे एग्जिस्ट करता है। पूरी तरह से गलत बात है। सभी राज्यों में अलग अलग का एक मतलब कि लेवल दिया हुआ लेवल है ना। जैसे कि आप जानते हो कि अभी वर्तमान में देखो और राज्यों का अलावा जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और गोवा हो गया, सिक्किम, और इस तरह से और भी सब राज्य हैं। और जैसे कि यूटीज हैं बहुत सारा, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली हो गया, दमन एंड दीव हो गया। तो इनके पास जो है टू टायर जो है पंचायत,
है ना। तो इनके पास 3 टायर पंचायत नहीं है, इनके पास 2 टायर पंचायत है, तो ये तो गलत हो गया पहला। सेकंड दिया हुआ है, to be eligible to be a member of a panchayat at the intermediate level, a person should attain the age of 30 years. 30 ईयर, देखो कितना सिंपल सा स्टेटमेंट है, सीधे फैक्ट्स दिया है। ये देखो यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। आप जानते हो कि पंचायत का जो इलेक्शन होता है उसमें क्या एज होना चाहिए इलेक्शन के मतलब उसमें चुनाव लड़ने के लिए, है ना। सिंपल सी बात है, 21 ईयर का एज होना चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए? 21 ईयर। तो ये भी गलत हो गया। थर्ड दिया हुआ है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कंस्टिट्यूट अ कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। देखो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको 3 लाइन में समझ में आ गया। इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देखा, वो घबराना नहीं है, आप एक बार पढ़ोगे समझ में आएगा। आप देखो शुरू के 3 लाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कह रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर वो एक कमीशन बनाते हैं किस चीज के लिए? रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। आप सोच के देखो, पंचायत की देखभाल के लिए फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एक तरह का फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए कोई कमेटी बनाई जाती है, उसे क्या नाम है? आप जानते हो ना, स्टेट फाइनेंस कमेटी नहीं तो बनाया जाता है भाई। और कौन सा फाइनेंस के लिए देखने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए यही कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, है ना। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जानते हो स्टेट फाइनेंस कमीशन हो या भारत सरकार के द्वारा बनाया गया फाइनेंस कमीशन हो, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन को बनाता है गवर्नर, और जो सेंट्रल लेवल पर जो फाइनेंस कमीशन बनता है उसको कौन कहते हैं? राष्ट्रपति। तो ये भी गलत हो गया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, नॉट करेक्ट, गलत कौन सा है ना। तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ द जूरी टू सेलेक्ट द रेसिपिएंट ऑफ द गांधी पीस प्राइज। देखो एक है गांधी पीस प्राइज, पहले जानते हैं गांधी पीस प्राइज क्या होता है। देखो गांधी पीस प्राइज जो है ना, सॉरी, ये 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। और इसमें एक और बात जानने वाली है कि थोड़ा थोड़ा बताया था आपको, इसको क्यों दिया जाता है। तो इसमें वैसे व्यक्ति को दिया जाता है जो नॉन वायलेंस के आधार पर, मतलब बिना वायलेंस फैलाए, ऐसा नहीं खून खराबा करके फिर महान काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को नहीं, नॉन वायलेंस के आधार पर, जिसने वायलेंस नहीं किया, जो सोशल, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सब चीजों में जो है उन्होंने काम किया हो, ठीक है, तो उनको गांधी पीस प्राइज दिया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भाई इसका किस व्यक्ति को गांधी पीस प्राइज दिया जाएगा, उसके लिए एक जूरी बनाई जाती है, एक तरह का समूह बनाया जाता है। तो उस समूह में कह रहे कि हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग आर मेंबर्स, उस समूह में कौन कौन होते हैं। ठीक है। तो देखो उस समूह में लगभग लगभग 4 लोग होते हैं, मैं वो गिनाता हूँ, 4 से 5 लोग होते हैं। पहला होता है, पहले तो याद रखो कि पीएम होते हैं, वेरी ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं इसमें, पीएम होते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड में होते हैं सीजीआई मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तीसरे होते हैं एलओपी मतलब कि लीडर ऑफ अपोजिशन, एलओपी होते हैं तीसरे। ठीक है। और चौथे में ये कह सकते हैं कि 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जोड़ा जाता है, वो किसी भी सेक्टर से हो सकते हैं। ठीक है। तो अब इसे लगा दे क्वेश्चन, पीएम होते हैं, अब इसमें कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट नहीं होता, प्रेसिडेंट को हटा दो। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, 2 होता है, 2 हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3rd होता है, द लीडर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी सही होता है। तो 2 3 4 है ना, 2 3 एंड 4 आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लोकपाल। लोकपाल में के बारे से लोकपाल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो पहले बता, आपको जानना चाहिए, आपको पता होगा लोकपाल, तो पहले जानते हैं कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 2013 है ना, इसी एक्ट के अनुसार ये जो लोकपाल वगैरह बने हुए हैं। पहले भी बहुत सारे एक्ट था तो उसको संशोधन कर ये लेटेस्ट है, ठीक है। दिया हुआ द पावर ऑफ द लोकपाल अप्लाई टू पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। पूरी तरह से गलत बात है। कैसे? अब देखो, उन्होंने कहा है कि लोकपाल जो है वो पब्लिक सर्वेंट, जो भारत के अंदर जो पब्लिक सर्वेंट है उन पे अप्लाई होते हैं, वो कार्रवाई कर सकते हैं उन पे, लेकिन जो पब्लिक सर्वेंट भारत से बाहर है उस पर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ये पहला गलत हो गया। सेकेंड है द चेयरपर्सन or a member shall not be member of the parliament or a member of the legislatures of any state or union territory, and only the chief justice of India, whether incumbent or retired, has to be its chairperson। ये कह रहे हैं कि भाई देखो, जो चेयरपर्सन होंगे लोकपाल का होते हैं, वो मतलब ये कह रहे हैं कि जो चेयर पर मेंबर शैल नॉट बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, कोई मेंबर नहीं हो सकता। लेजिस्लेचर एम्पली का जो असेंबली का जो वो मेंबर नहीं हो सकते। तो ये सारी बातें कर रहे हैं। और ये कौन मेंबर हो सकता है? तो ये बता रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो, या कोई वैसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर हो चुके हैं, वो मतलब जो रिटायर हो चुके हैं या अभी हैं कार्यकाल में, वो बन सकते हैं। तो ये देखो, ये पूरी तरह से गलत बात है, ठीक है। क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि इनके अलावा ये तो बन ही सकते हैं, इनके अलावा भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे संविधान में दिया हुआ है, मतलब उस जो एक्ट है उसमें दिया हुआ है, सॉरी संविधान नहीं, जो एक्ट है उसमें दिया हुआ है, कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकता है। तो ये भी गलत हो गया। थर्ड दिया हुआ है द चेयरपर्सन और अ मेंबर शैल नॉट बी ए पर्सन ऑफ लेस देन 45 years of age on the date of assuming office as the chairperson और member as the case of। ये पूरी तरह से सही बात है। ये सीधे आप पढ़ोगे, पहले ही पढ़ो, एक बार देखोगे तो उसमें दिया हुआ ये एज है ना, 45 years, ठीक है। The Lokpal cannot inquire into the allegation of corruption against a sitting prime minister of India। पूरी तरह से गलत बात है, क्योंकि पीएम पे भी ये कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? हमारा आंसर हो जाएगा, देखो ये पहला गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है, तो ओनली 3, ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।